हाँ, तो प्रिय भैया बहन ध्यान देंगे। इस समय आप लोगों की पढ़ाई का मुख्य कारण कोरोना वायरस है, जिससे आप लोग सब प्रभावित होंगे। पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो आप सभी लोग चिंता ना करें। आज से हम जीव विज्ञान इंटरमीडिएट की प्रारंभिक यूनिट प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे आप लोग प्रतिदिन यूनिट के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से अपना नोट्स बनाते जाएं और आप यानी पढ़ाई पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी। विधिवत यानी आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। मैं कमलेश कुमार निषाद, जीव विज्ञान अध्यापक, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। तो पहली यूनिट ये कक्षा 12 के लिए ही है। पहली यूनिट क्लास यानी 12 के लिए है। यूनिट का जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वनस्पतियों में रिप्रोडक्शन। जंतुओं में भी होता है, परंतु पहले हम लोग वनस्पतियों का ज्ञान करेंगे और इसके बाद में जंतुओं में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आता है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्शन का सचित्र वर्णन कीजिए। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रकार और इनकी विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो ऐसी विधि जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान नए जंतु या वनस्पतियों का निर्माण करता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। ऐसी विधि जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, ऐसी विभिन्न प्रकार की विधियों को ही रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। प्लांट में कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? तो प्लांट में 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट में 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। इसको हम लोग वर्धी जनन या कायिक जनन, अलैंगिक जनन और इसको लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये सोमैटिक रिप्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सोमैटिक रिप्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी यानी सोमैटिक रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये गैमेटोजेनेसिस के नाम से, गैमेटोजेनेसिस नाम से नहीं जानते हैं। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में गैमीट अनुपस्थित होते हैं। सेक्सुअल में गैमीट पाए जाते हैं। गैमीट का निर्माण होता है गैमेटोजेनेसिस के नाम से और इनको सोमैटिक के नाम से जानते हैं। गैमेटोजेनेसिस इसको हम लोग जेनेटिक रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। जेनेटिक रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं।
तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन आपको विधवा चित्रों के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। और ये प्रत्येक रिप्रोडक्शन अपने में स्वयं ही लॉन्ग क्वेश्चन के रूप पर आते हैं। तो जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, विभिन्न विधियां रिप्रोडक्शन की, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की विभिन्न विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आज हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हेडिंग यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से भी जानते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान देंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हिंदी वर्धी जनन या कायिक जनन, वर्धी जनन या कायिक जनन परिभाषा किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। तो बीज तथा सेक्स ऑर्गन्स के अतिरिक्त, यानी बीजों तथा जनन अंगों के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से नए पौधे के विकसित होने की क्रिया को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ध्यान देंगे परिभाषा पर, यानी बीज, सीड और सेक्स ऑर्गन्स दोनों अनुपस्थित हैं। तो बीजों तथा जनन अंगों के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से नए पौधे के विकसित होने क्रिया को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कायिक जनन या वर्धी जनन के नाम से जाना जाता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और ये सोमैटिक रिप्रोडक्शन या आंसर की हेडिंग होंगी, किसी भी हेडिंग के नाम से जानते हैं, या तीनों हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं ताकि एग्जामिनर प्रसन्न होकर के आपको मार्किंग पर कोई बाधा न उत्पन्न करें। तो परिभाषा की बात रही। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की विधियाँ। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरह से नहीं होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो प्रकार से यानी प्रारंभ होता है। पहला है इस पर नेचुरल मेथड, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड, यानी प्राकृतिक विधियाँ और कृत्रिम विधियाँ, ये वर्धी जनन की विधियाँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेचुरल में बाय लीफ, पत्ती के माध्यम से, बाय रूट, जड़ के माध्यम से, बाय स्टेम, तना के माध्यम से, और ये तना में भी ध्यान देते हैं, एक तो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तने, और दूसरा टेरेस्ट्रियल स्टेम, और कुछ यानी एक्वाटिक स्टेम
भूमिगत और स्थलीय के साथ साथ कुछ जलीय पादप ये आता है। अंडरग्राउंड में जो है ध्यान देंगे ट्यूबर, राइजोम, बाइबल्बिल्स, और बाइकार्म। ये चार यानी विधियाँ अंडरग्राउंड स्टेम पर आती हैं। इसके ज्ञान के बाद में फिर हम लोग डिटेल से और अध्ययन करते हैं। तो पहली विधि आपने यहाँ पर नेचुरल में मेथड के नेचुरल मेथड बाय लीफ यानी पत्ती आती। जैसे आपने अजूबा की पत्ती देखी होगी, उस अजूबा की लीफ में अजूबा का मतलब आश्चर्य। क्या इसमें आश्चर्य है? अजूबा में क्या अजूबा है? अजूबा नाम क्यों पड़ा? ये थोड़ा जानना ज़रूरी होता है। किसी भी प्लांट का नामनेशन उसकी प्रकृति के आधार पर, जैसे लीफ है, इसमें अनेक खाँच पाए जाते हैं और इन्हीं खाँचों से छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएँ, अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती। ये अपस्थानिक जड़ें हैं, एडवेंटिटियस रूट्स हैं, अपस्थानिक जड़ें और एडवेंटिटियस बड्स, अपस्थानिक कलिकाएँ। थोड़ा ध्यान देखते हैं इसको, हम सहायक सामग्री के माध्यम से भी आपको बताते हैं। जैसे आप इस पर देख रहे हैं, ये अजूबा की लीफ है। ये इस तरह से लीफ होती है और इस पर ये जो खाँच है, ये छोटे छोटे अजूबा की लीफ है ये, और इस पर खाँच में आप देख रहे हैं ये जो जड़ें हैं, इस पर ये अपस्थानिक जड़ हैं। इसको अगर हम यहाँ से काट करके और इसको हम दूसरी जगह ना भूमि पर लगा दें तो फिर नया पौधा देने लगता है, विकसित हो जाएगा। तो अजूबा में क्या अजूबा? अजूबा नामक पौधे की पत्तियों में यही विशेषता होती है कि पत्तियों से नए पौधा उत्पन्न करता। ऐसा बहुत कम पौधे होते हैं कि पत्तियों से नए पौधे, तो बहुत ही कम ऐसे असर होते ही हैं। अजूबा बहुत ही कम होते हैं। तो अजूबा की लीफ है, ये लीफ बेचारी अपने आप लीफ के खाँचों से अपस्थानिक कलिकाएँ निकली, अपस्थानिक जड़ें निकली। इसके हम उसको काट करके दूसरे नम भूमि पर रोपित कर देंगे, नया पौधा बना लेता। तो ये बाई लीफ हो गई। लिखेंगे क्या इस पर लिखेंगे क्या? तो इस पर लिखेंगे ये कि लीफ अजूबा की लीफ में अनेक छोटे छोटे खाँच पाए जाते हैं, जिन्हें नैमना नाच के नाम से जाना जाता है। पर्णफलक खाँच कहते हैं। इन पर्णफलक खाँच पर ये ऊपर की ओर अपस्थानिक कलिकाएँ, नीचे की ओर अपस्थानिक रूट्स विकसित हो जाती हैं। इनको अलग करते हैं, अलग करके नम भूमि पर गाड़ देते हैं, नए पौधे का निर्माण करता है, नए पौधे को जन्म देता है। इस तरह से इसको चित्रों के माध्यम से ज्ञान होगा। दूसरा हमने यहाँ पर रूट शब्द है जड़ों के माध्यम से। तो रूट में
आपने शकरकंद देखें, शकरकंद का स्टेम देखा होगा। उस पर ये जगह जगह पर रोसे के समान संरचनाएं और इस पर एक खाँच यानी पाए जाते हैं। इसकी जो बेल है ऐसे नहीं भूमि की ऊपरी सतह पर फैली रहती है, और यदि हम इस पौधे को काट करके इसके तने भाग को छोटे छोटे इसको भी काट करके और जब हम दूसरी जगह नम भूमि पर इसको हम लोग रोपित करते हैं तो इस पर ऊपर की ओर ये बड्स यानी कलिकाएँ विकसित हो जाती हैं। ये रूट है ही, फिर ये नया पौधे को जन्म दे देते हैं। इसकी भाषा क्या बनेगी, परिभाषा जो लिखेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि इस विधि में जड़ों के द्वारा नए पौधे को जन्म मिलता है। शकरकंद है, शकरकंद के तने भाग को छोटे छोटे टुकड़े या इसके रूट भाग को, सो कि हमने यहाँ रूट शब्द का उपयोग किया है, रूट भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके नम भूमि पर इन्हें गाड़ देते हैं, रोपित करते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि इसके ऊपरी भाग पर अपस्थानिक कलिकाएँ, निचले भाग पर अपस्थानिक जड़ों का विकास होने लगता है। ये अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं और ये अपस्थानिक कलिकाएँ विकसित होकर के एक कंप्लीट नए पौधे को जन्म देता है। दो विधियाँ हम लोगों ने बाय लीफ बाय रूट का ज्ञान हुआ। आइए हम लोग स्टेम में चलते हैं। स्टेम यानी अंडरग्राउंड स्टेम। बहुत से बच्चों से स्टेम की परिभाषा ने तने की परिभाषा पूछी जाती है। बच्चे लोग ये कहते हैं कि पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर रहता है उसे हम लोग स्टेम कहते हैं, परंतु यह अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं कि भैया हमको क्यों छोड़ दे रहे हो, हम भी तने हैं परंतु भूमि के नीचे हैं, हम भी तने हैं परंतु भूमि के नीचे हैं, हमको क्यों आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ परिभाषा बच्चों के नहीं गड़बड़ हो जाता है, महसूस करते हैं कि नहीं हमने गलत बताया। तो तना का मतलब ये हुआ कि ऐसी संरचना जिसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती है उसे तना कहते हैं, या प्रांकुर भाग से विकसित होने वाली संरचना को तना के नाम से जानते हैं। तो अंडरग्राउंड में पहला भाग यहाँ ट्यूबर आया है, कंद। इसमें हम लोग पोटैटो का अध्ययन करते हैं। पोटैटो जैसे आपने देखा कि ट्यूबर है, ट्यूबर यानी पोटैटो के नाम से ध्यान देंगे। इसमें छोटे छोटे गड्ढे जैसी संरचना आपको दिखाई देंगी और इन्हीं पर प्रसुप्त कलिकाएँ विकसित पाई जाती हैं। इसको आई के नाम से भी यानी जानते हैं। तो ये पोटैटो है। आलू को नम स्थान पर थोड़े समय तक के रखते हैं तो आप इस पर छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे, उनको हम लोग आँखें, और उन आँखों पर अपस्थानिक कलिकाएँ विकसित हो जाती हैं। ये जो कलिकाएँ होती हैं इन्हीं को काट करके नम भूमि पर इन्हें रोपित करेंगे। नम भूमि पर रोपित कर दिया, ऊपर की ओर ये कलिकाएँ इस पर विकसित हो जाएंगी, नीचे की ओर ये रूट्स विकसित हो जाएंगी, ये कलिकाएँ होंगे बड्स। इस तरह से नया पौधा यानी बन जाता है। इसको भी हम प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे। सामग्री है हमारे पास में, ये जैसे आप देखते हैं पोटैटो है,
इस पोटैटो में ये जो गड्ढे दिख रहे हैं यहाँ पर एक एक रिक्ट दिख रहा है, एक ये रिक्ट दिख रही है, एक ये रिक्ट दिख रही है, इस तरह से एक ही रिक्ट दिख रही है। तमाम मैंने इसको और नम वातावरण में रख दें, 2-3 दिन के बाद देखेंगे इसमें कलिकाएँ उभार करके आ जाएंगी। तो ये पोटैटो लेते हैं, इसमें अनेक छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं जिन्हें आँखों के नाम से जानते हैं। इन्हीं पर प्रसुप्त कलिकाएँ पाई जाती हैं जो अपस्थानिक कलिका अपस्थानिक जड़ों के नाम से जानी जाती हैं। इस आलू के पीस करके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, उनमें नहीं कलिकाएँ होनी चाहिए। इनको जैसे एक पोटैटो लिया, इस पर जितने भी आई होंगी उसको हम लोग काट करके नम भूमि पर इसको रख देंगे, रोपित कर देंगे। कुछ समय पश्चात देखते हैं कि कलिकाएँ विकसित हो करके नए पौधे का जन्म देती हैं। इस तरह से पहले विधि ने ट्यूबर गिनी विधि हुआ। अब इसके बाद में अगली विधि राइजोम विधि पढ़ते हैं। राइजोम इसको यानी प्रकंद के नाम से जानते हैं। इसको यानी इसको ट्यूबर यानी कंद है, यह प्रकंद है, ये सलकंद है और ये घनकंद है। यानी कंद, प्रकंद है, सलकंद और घनकंद, सभी में कंद शब्द यानी लगा हुआ है अंडरग्राउंड होने के नाते। अब हम अगली विधि राइजोम का अध्ययन करते हैं। राइजोम अगली विधि आती है, उस राइजोम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसमें अगली मेथड पर हम लोग चलते हैं अभी। तो ये जो राइजोम प्रकंद विधि होती है, इसमें जैसे घुइयाँ है, हल्दी है। तो हल्दी आपने देखा ये भूमिगत यानी तना होता है। इस पर ये एडवेंटिटियस रूट्स है। इस पर यानी विकसित होंगी और ये बड्स यानी विकसित होंगी। इस भाग को अलग करके हम लोग नम भूमि पर रोपित कर देंगे। तो ये रूट और ये यानी बड्स। तो इस विधि में हल्दी को जैसे लेते हैं, सभी लोग देखा हल्दी को, साधारण सा एग्जाम्पल है। उसके छोटे छोटे उस पर उभार दिखाई देते हैं। इन उभार को आप स्थानिक कलिका के नाम से जानते हैं। इस कलिकाओं को जब नम भूमि पर रख देते हैं, रोपित करते हैं, तो इसमें कुछ समय पश्चात नीचे की ओर जड़ें और ऊपर की ओर कलिकाएँ विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देती। दूसरी अगली विधि है बाय बल्बिल्स। बल्बिल्स का मतलब होता है पत्र प्रकलिका। तो इसमें लहसुन है, प्याज है, इस माध्यम समझेंगे। आइए हम लोग प्रैक्टिकल के द्वारा इसको समझते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे पास ये प्याज है। प्याज में जो आवरण ये छिलका देख रहे हैं, ये स्केल्स ऑफ लीफ है। यहाँ ये जो छोटे छोटे रेशे लगे हुए हैं, ये अपस्थानिक यानी ये जो है अपस्थानिक
जड़ें होती हैं और इसमें तना भाग ये जो होता है, इसको ये जो गुच्छा दिख रहा है जड़ों का, ये स्टेम है। इसको ऐसे काट लेंगे, ये स्टेम है, पूरा स्टेम नहीं है, केवल इतना भाग इन स्टेम होता है जो गुच्छा लगा हुआ है। और फिर इसको जैसे आप बीच से काटेंगे तो इस पर बीच में कक्षस्थ कलिकाएँ विकसित मिलेंगी आपको, कक्षस्थ कलिका मिलेगी बीच में, वही कक्षस्थ कलिका विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देती है। अगर आप इस पूरी प्याज को भी गमले में रोपित कर दें तो यहाँ से नहीं विकसित होगा और स्टेम विकसित होकर के सबसे ऊपरी भाग पर फिर इस पर देखेंगे फ्लावर भी विकसित होगा, जो आपको वाइट कलर का पुष्प आपको दिखाई देगा। इस पुष्प पर बीज भी बनेंगे आपको, बीज इसके ब्लैक कलर के होंगे। सभी भैया बहनें ध्यान दें, ये प्याज कोई बीज नहीं है, ये पूरा यानी प्याज हम लोग इसको तना के नाम से जानते हैं। भूमिगत तना है, अंडरग्राउंड स्टेम में भाग यानी बल्बिल्स के अंतर्गत आता है। इसका जब नहीं एलएस लेंगे, एलएस लेने में सबसे ऊपरा है ये यानी ड्राई स्केल्स लीफ है, सूखी यानी पत्ती है। जैसे अंदर हम पहुंचते जाएंगे जूस यानी स्केल्स लीफ मिलेंगी, रस भरी ये फ्लैशी स्केल्स मिलेगा जिसमें जूस रहता है। और इस पर जो ये जड़ें के समान रेशे हैं, अपस्थानिक जड़ हैं। और यदि ना पूरी प्याज यानी हो, इसको आधे काट करके इसके तने वाले भाग को केवल गाड़ देंगे और इस पर जो कक्षस्थ कलिका बीच में रहती है उसको गाड़ देंगे, भी वो नए पौधे का विकास करती है। इसी तरह से जो लहसुन है, जैसे ये भी भूमिगत तना है। इस पर देख रहे हैं जो गुच्छा दिख रहा है आपका, या अपस्थानिक यानी जड़ें हैं और इस पर बहुत से यानी ये स्केल्स यानी बिल्कुल सेपरेट लगे रहते हैं। अगर इसको एक भाग को हम लोग अलग करके इसको नम भूमि पर यानी गाड़ देते हैं, नम भूमि पर जैसे गाड़ते हैं, समय समय पानी देते रहेंगे तो प्रत्येक इसका अलग एक स्केल्स नए पौधे को यानी जन्म देगा। इस तरह से यानी ये बाय बल्बिल्स की विधि थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ फिगर के माध्यम से ध्यान देंगे। ये जो प्याज है यानी ऑनियन, तो ये जो बीच का ये भाग है इसको हम लोग स्टेम के नाम से जानते हैं। और ये जो नीचे हैं रूट्स दिख रही हैं, जड़ हैं, परंतु अपस्थानिक प्रकार की जड़ें होती हैं। इनको हम लोग एडवेंटिटियस रूट अपस्थानिक जड़ों के नाम से जानते हैं। ये जो बड्स दिख रही है यही है एक्जिलरी बड्स, कक्षस्थ कलिका, इसको हम लोग बड्स के नाम से जानते हैं। फिर इस पर ये स्केल्स यानी पाए जाते हैं, स्केल्स लीफ है, इसमें फूड मटेरियल संचित रहता है। ये जो है स्केल्स हैं, इन्हीं पर जूस संचित रहता है। बाहर यानी स्केल्स यानी ड्राई स्केल्स हो गए। तो जब हम प्याज या लहसुन का अध्ययन करते हैं, प्याज को जैसे लेते हैं और इसका एलएस काटते हैं, मध्य भाग पर कक्षस्थ कलिका दिखाई देती है। ये कक्षस्थ कलिका विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देती। प्लेट के आकार का इसमें स्टेम पाया जाता है और नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती। तो कक्षस्थ कलिका भूमि में रह करके नए पौधे को जन्म देती है, इसलिए इसको हम लोग पथ प्रकलिका के नाम से भी जानते हैं, पथ प्रकलिका के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे पास ये अंडरग्राउंड में चौथी विधि है कॉर्म। इस पर हम लोग आपने
अदरक देखा, जिमीकंद देखा, घुइयाँ देखा, बंडा देखा। ये विधियों का है, इसको भी हम प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताते हैं। ये जैसे लेते हैं हम लोग, इसमें जो छिलका है चिमटे के द्वारा देखेंगे, इस छिलके के जैसे हम लोग अलग करेंगे। ये स्केल्स होता, आवरण होता, और इस पर ये फिर बड्स आपको दिखाई देंगी, कलिकाएँ दिखाई देंगी, जो अपस्थानिक कलिका के नाम से जाने जाएंगी। यही अपस्थानिक कलिकाएँ विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं। तो आइए हम लोग कार्म के अंतर्गत यानी अध्ययन करते हैं। तो इसमें जिमीकंद यानी देखा होगा आप लोगों ने, जिसको बंडा के नाम से भी जानते हैं। इस पर ये इस तरह से ये स्केल्स यानी पाए जाते हैं। स्केल्स छिलके की तरह दिखाई देगा, और इन्हीं पर ये कलिकाएँ ढकी रहती हैं, जिनको बड्स कहते हैं। तो ये जिमीकंद ने लेते हैं, अरुई है, बंडा अरबी है, तो इसमें स्केल्स यानी पाए जाते हैं। इन स्केल्स को हम चिमटे के द्वारा इधर उधर करते हैं तो बड्स यानी दिखाई देते हैं। इसके छोटे छोटे पीस कर देते हैं, फिर इनको नम भूमि पर रोपित कर देते हैं। तो ये जो बड्स होते हैं, नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें, ऊपर की ओर अपस्थानिक कलिकाएँ विकसित हो जाती हैं, और विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ये अंडरग्राउंड यानी स्टेम हुए, अंडरग्राउंड यानी भूमिगत यानी पौधों का आप लोगों ने अध्ययन किया। अब इसके बाद हम लोग कुछ यानी जो भूमि के ऊपरी सतह पर जलीय पौधे जैसे स्थलीय पौधे मिलते हैं, तो आप लोग जलीय और स्थलीय पौधों में भी थोड़ा ध्यान देते हैं, ताकि वर्धि जननी का भाग है वो पूरा हो सके। इस तरह से ये भूमिगत यानी तना प्राप्त हुआ, विधियाँ ज्ञान किया। अब आगे वीडियो में अगला टॉपिक देंगे। थैंक यू।